नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के टॉप क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और दोस्तों आपकी आगामी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको इस मॉडल पेपर से दोस्तों जरूर क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर, और वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया गया। आपको बताना है दोस्तों कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का अवलोकन जो है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपको। हेनरी द्वारा, ऑस्टेड द्वारा, फेराडे द्वारा या वोल्टा द्वारा। ठीक है, चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिया दोस्तों। तो आपको बताना है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किसके द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो ये किया गया था दोस्तों ऑस्टेड के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ऑस्टेड द्वारा सर्वप्रथम, ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का अवलोकन किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का आशय है। आपको बताना दोस्तों कि ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या होता है। ठीक है, आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं, ऊर्जा का न ही सृजन हो सकता है किंतु विनाश हो सकता है, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी ने पढ़ा पर, ठीक है ना, पढ़ा है दोस्तों कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का जो आशय होता है, ऊर्जा को ना तो सृजन हो सकता है और ना ही उसका विनाश, या तो मतलब इसका जो है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। ये ऊर्जा संरक्षण का आशय है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। आपको बताना दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए बी सी डी, इन्हीं में से बताना है आपको कहाँ पर स्थित है। अगर एग्जाम में दोस्तों अगर ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, कि ये नागपुर में स्थित है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में स्थित है। ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। ये दोस्तों साइंस के अंदर ये क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। ठीक है, कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या क्या काम आता है। दोस्तों अक्सर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चारों ऑप्शन देख लिया दोस्तों आपने, तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन पराऑक्साइड काम आता है। ठीक है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए जो काम आता है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन पराऑक्साइड। हर बार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यह कथन दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, हेक्सले के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, हेक्सले के द्वारा यह कथन दिया गया है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आरएच कारक की खोज किसने की। आपको बताना है दोस्तों आरएच फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, हेक्सले, लैंडस्टीनर एवं वीनर, डार्विन या वेलेस। ठीक है, चारों ऑप्शनों को पढ़ लिया दोस्तों आपने। अब आपको आंसर पता करना है कि आरएच कारक की खोज किसने की है। तो याद रखिएगा दोस्तों, लैंड स्टीनर एवं वीनर के द्वारा आरएच कारक की खोज की गई है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़े। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है। अक्सर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, शरीर में ऊतकों का जो निर्माण है दोस्तों वो प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, अक्सर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है ना,
चलिए आगे बढ़ते हैं। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? आपको बताना दोस्तों कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। ठीक है, तो दोस्तों दांतों में जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो पाया जाता है दोस्तों आपका कैल्शियम। ठीक है ना, याद रखिएगा कैल्शियम पाया जाता है दांतों में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको साइंस के अंदर हर बार देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होता है दोस्तों। आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, या आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक निम्न में से कौन सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है, सिल्वर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? ठीक है, आपको बताना दोस्तों अधिकांश कीट जो होते हैं वो श्वसन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले तो बिल्कुल याद रखिएगा वातक तंत्र से करते हैं। ठीक है ना, वातक तंत्र के द्वारा अधिकांश कीट जो होते हैं वो श्वसन करते हैं। ठीक है, शहद का प्रमुख घटक है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों शहद का प्रमुख घटक है। ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका फ्रक्टोज। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहद का जो प्रमुख घटक होता है दोस्तों वो होता है फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल याद रख के जाइएगा, एग्जाम में भूलना नहीं है आपको। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि एनेलिडा और मोलस्का के बीच की जो योजक कड़ी है दोस्तों वो क्या है, कौन सी है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। आपने चार ऑप्शन पढ़ लिया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए नियोप्लिना एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो स्थायी है दोस्तों वो कितने हैं? 8, 32, 18 या 2। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, याद रखिएगा किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी है 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि किसी भी दाब बढ़ाने पर, ठीक है, दाब बढ़ाने पर किसी भी द्रव का जो क्वथनांक है वो बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना आपको। याद रखिएगा कि अगर दाब बढ़ाते हैं तो द्रव का जो क्वथनांक है दोस्तों वो भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, आपको बिल्कुल क्लियर रखना है माइंड में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। फिनॉल एक है दोस्तों, ये फिनॉल है। ठीक है, फिनॉल एक यौगिक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, एलिसाइक्लिक है या विषम चक्री है। तो दोस्तों फिनॉल जो है ना वो एक एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, फिनॉल याद रखिएगा। ठीक है, फिनॉल जो है वो एक एरोमेटिक यौगिक है। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। आपको बताना दोस्तों कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का जो कारण है दोस्तों वो है आपका, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का जो कारण है दोस्तों वो है अपवर्तन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, अक्सर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन सा अम्ल दूध से दही बनने के दौरान बनता है? तो याद रखिएगा दोस्तों लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, यह आपको पूछा जाता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है ना, जड़ें विकसित होती है, ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलेगा कि जड़ें विकसित होती है। चार ऑप्शन दिए गए दोस्तों आपको, प्रांकुर, मूलांकुर, राइजोम या पत्ती से।
आपको बताना दोस्तों कि जो जड़ें होती है वो किससे विकसित होती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मूलांकुर से होती है। ठीक है, जो जड़ें होती है दोस्तों वो मूलांकुर से विकसित होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ऑर्निथोफिली परागण होता है, आपको बताना है दोस्तों कि ऑर्निथोफिली परागण किसमें होता है, किसके द्वारा होता है, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा, वायु द्वारा या मानव द्वारा। तो दोस्तों ऑर्निथोफिली परागण जो होता है ना, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा पक्षियों के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, पक्षियों के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ठीक है, सभी को पता दोस्तों कि 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है। दोस्तों आपको यहाँ डिग्री सेल्सियस में नहीं दिया है, फ़ारेनहाइट में दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया जाए तो आपको याद रखना है दोस्तों 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम। ठीक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और अगर सेल्सियस में दिया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, दोनों ही चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। ठीक है, आपको बताना है कि पेचिस रोग के लिए जो प्रोटोजोआ उत्तरदायी है दोस्तों वो कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए बी सी और डी, इनमें से बताना है कि वो कौन सा प्रोटोजोआ है जो पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो दोस्तों वो प्रोटोजोआ है आपका एंटबीमा। ठीक है, एंट अबीमा पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी एक प्रोटोजोआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और सभी को इसका आंसर पता चल गया दोस्तों कि जंतु तथा उसके आसपास के जो वातावरण संबंधी अध्ययन होता है उसे पारिस्थितिक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पारिस्थितिकी। याद रखिएगा बिल्कुल। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। ठीक है, और मलेरिया रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है दोस्तों, मादा एनाफिलीज। ठीक है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मादा एनाफिलीज के कारण, काटने के कारण क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। ठीक है, और इसकी खोज की थी दोस्तों रोनाल्ड रॉश ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको कि जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है दोस्तों वह सिद्धांत है, आपको याद रखिएगा बिल्कुल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है दोस्तों वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये भी आपने एग्जाम दिया होगा दोस्तों, अगर उसमें साइंस का पार्ट है तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सभी को इसका आंसर पता है कि यकृत जो है दोस्तों वो मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है, जो यूनिवर्सल सॉरी मतलब सर्वग्राही। ठीक है, अगर सर्वग्राही पूछा जाए दोस्तों तो आपको याद रखिएगा जो ए बी, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है दोस्तों वो सर्वग्राही होता है, और अगर सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर पूछा जाए आपको तो याद रखिएगा वो ओ होता है। ठीक है, यहाँ पर सर्वग्राही पूछा गया है इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर सर्वदाता पूछा जाता तो आपका आंसर क्या होता, ऑप्शन नंबर बी। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त की जाती है। आपको बताना है दोस्तों कि कौन सी दवा है जो पादप की छाल से प्राप्त की जाती है, मतलब आपको बताना है कि जो छाल है, ठीक है ना, उससे प्राप्त की जाने वाली जो दवा है वो कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि कुनैन जो है वो किस प्रकार प्राप्त किया जाता है या किस से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पेड़ों की छाल से प्राप्त किया जाता है कुनैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके साइंस के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।